ज्यादातर ग्लोबल ट्रेड के लिए विशाल कंटेनर जहाज जिम्मेदार हैं। उन्हीं की बदौलत आपको विदेश से आपके ऑर्डर मिल पाते हैं, जल्दी या देर से। किसी भी मैकेनिकल वेसल की तरह उनके साथ भी एक समस्या है, वे खराब हो जाते हैं। यहीं पर टग बोट्स आती हैं। टग बोट किसी भी फंसे हुए जहाज की मदद करने के लिए होती हैं, जो या तो बिजली खो देते हैं या किसी टेक्निकल या फिजिकल डैमेज से खराब हो जाते हैं। एक बचाव पोत होने के अलावा डग बोट डॉक करते समय जहाजों को गाइड करने में भी मदद करती हैं। चूंकि ये जहाज बेहद बड़े होते हैं, इसीलिए उन्हें आसपास के सर्वे के लिए और उन्हें ठीक से डॉक करने के लिए नेविगेट करने में मदद के लिए छोटी टग बोट्स की जरूरत पड़ती है। जहाज में आग लगने की स्थिति में वे फायर फाइटिंग बोट्स के जैसे भी काम करती हैं। इनमें से कई कार्गो शिप्स में पहले से ही आग को रोकने के लिए एक सिस्टम होता है, लेकिन आग के कंट्रोल से बाहर होने पर टग बोट से एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है। कई कार्गो शिप्स आर्कटिक जैसे जीरो से भी नीचे वाले रीजन से गुजरते हैं और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स या आइस्टिकल्स का सामना करते हैं। फिर से बचाव के लिए टग बोट्स काम आती हैं। वे बर्फ को तोड़कर रास्ता बनाती हैं ताकि जहाज खुद को नुकसान पहुंचाए बिना या देरी के बिना गुजर सके। वे बड़े जहाजों को सक्रिय एरिया से गुजरने में भी मदद करती हैं। 23 मार्च 2021 को दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में से एक द एवर गिवन 6 दिनों के लिए स्वेज नहर में फंस गया। इसने एक दिन में ही लगभग 10 अरब डॉलर के ट्रेड की ग्लोबल शिपिंग को रोक दिया था। स्वेज नहर ट्रेडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ते में से एक है, लेकिन इस काम के लिए ये काफी सक्रिय है। इसे इस तरह से समझें कि ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरह है जो एक बिजी फ्रीवे के बीच फंस गई है। इसीलिए यदि आप सोच रहे थे कि उस हफ्ते आपकी डिलीवरी लेट क्यों हुई, तो शायद ये उस घटना के कारण हुआ होगा। जहाज के निचले हिस्से ने लगभग नहर के तल को छू लिया था। 23 मार्च की सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली थी। लगभग 73 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के कारण ये और भी खराब होता जा रहा था। नेविगेशन के लिए मौसम की वो कंडीशंस बहुत खराब थी। ये पहला रेड फ्लैग होना चाहिए था, लेकिन कैनाल अथॉरिटी के पास मौसम की स्थिति की निगरानी या जहाजों को उनके बारे में चेतावनी देने वाला सिस्टम नहीं था। कैप्टन कृष्णन कांतावेल ने संकेतों को नजरअंदाज किया और आगे के खतरों और परिणामों को न जानते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। नेविगेशन में मदद करने वाले इजिप्शियन पायलट्स सही इंस्ट्रक्शंस देने में नाकामयाब रहे। नतीजा ये हुआ कि जहाज तिरछा होकर जाम हो गया, जिसने पूरी नहर को ब्लॉक कर दिया। कैनाल अथॉरिटी ने उन्हीं कारणों से टगबोट्स उपलब्ध नहीं कराई थी, जिस कारण ये 6 दिन तक अटका रहा था। हालात इतने खराब थे कि जहाज को ठीक से मोड़ने के लिए जमीन खोदने के लिए खुदाई करने वालों को बुलाना पड़ा। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेडिंग के काम करने के लिए ये छोटे टगर्स असल में बहुत जरूरी हैं। दुनिया अब पहले से ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर निर्भर होती जा रही है, जिसके साथ जहाज और भी बड़े होते जा रहे हैं। वे तंग जगहों और कोनों में से गुजरने की बजाय लंबी दूरी तय करने के लिए बनाए जाते हैं। टग बोट एक ऐसे मटेरियल से घिरी होती है जो जहाज को खरोंच या नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे कार्निवाल में मौजूद बम्पर कार्स। वे या तो धक्का दे सकती हैं या खींच सकती हैं, लेकिन एक बात तय है, एक जहाज को उसके नीले पैरों पर वापस लाने में मदद करने के लिए एक से ज्यादा की जरूरत होती है। जहाजों के रडर के ऊपर से गुजरने वाला पानी ज्यादा नहीं होता जिससे कि वे जल्दी से मुड़ सकें, और वे ज्यादा पुश करते हैं तो इंजन को नुकसान होने का खतरा रहता है। वे या तो इसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खींच सकती हैं। टग या तो जहाज को उसके सामने से या साइड से खींच रहा है, वे इसे इस तरफ से दूसरी तरफ भी धकेल सकती हैं। ये छोटी नावें जायंट शिप्स की तुलना में चींटियों की तरह होती हैं। उनकी कामयाबी का राज ये है कि वे पानी पर तैरती हैं, जिसका मतलब है कि उनके स्ट्रगल करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि धक्का देना और खींचना आसान हो जाता है। कई नई टग बोट्स में से 2 बड़े डीजल पावर्ड इंजन होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मॉडल भी हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छे हैं और फिर भी अपना काम बखूबी करते हैं। शिपिंग बोट्स आमतौर पर ट्रकों और प्लेन्स के मुकाबले में पर्यावरण के लिए बेहतर होती हैं, लेकिन धीमी होती हैं। शिपिंग जहाज मुख्य रूप से खाना, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और मेरा सामान ले जाते हैं। सबसे बड़ा जहाज आईफल टावर को अपनी पीठ पर ऐसे ले जा सकता है जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इसे जहाज तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात होगी। वे एक आम कार से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर दुनिया के सभी कंटेनर्स को एक ढेर में लगा दें तो ये आधे प्लैनेट को कवर कर लेगा।
अगर आप 90 के दशक में कभी बीच पर गए हो और आपने एक रबर डकी देखी हो तो आप सपना नहीं देख रहे। 1992 में हांगकांग से अमेरिका जाते हुए समुद्र में 28,000 रबर डक्स वाला एक शिपिंग क्रेट खो गया था। कहते हैं कि ये जहाज से गिर गया था और 20 से भी ज्यादा सालों से दुनिया के महासागरों के आसपास ही है। ये एक ऐसी भयानक दुर्घटना की तरह है जो दुनिया के मरीन इकोसिस्टम के लिए गंभीर हालात पैदा करेगा। लेकिन ये हमारे लिए प्लास्टिक पोल्यूशन की दुनिया को सीखने, समझने और समुद्र की धाराएं कैसे काम करती हैं, ये समझने में भी मददगार साबित हुआ। ऐसा लगता है कि इन डक्स ने अपनी कंटेनर लाइफ से आजाद होने पर काफी सफर किया है। कुछ रिपोर्ट्स से पता चला है कि वे अलास्का, दक्षिण अमेरिका, हवाई, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया के तटों पर बहकर पहुंची और यहाँ तक कि आर्कटिक में भी जमी हुई मिली। अमेरिका के हजारों बाथरूम्स में जाने के बजाय वो शरारती हो गई और टिल्टेड वॉल्स और बबल बाथ्स के अलावा और क्या है ये देखने के लिए दुनिया भर में निकल पड़ी। बहुतों को समुद्र और महासागरों से निकालकर हटा दिया गया था, जबकि कुछ अभी भी वहां हैं। इनमें से लगभग 2000 बतखें नॉर्थ पैसिफिक जॉयर की धाराओं में घूम रही हैं। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये वो जगह है जहां धाराएं मिलती हैं और जापान, अलास्का, कोडियाक और इल्यूजन आइलैंड्स के बीच एक दूसरे के साथ चक्कर लगाती हैं। इन बतखों को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है जिसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिससे लोग दुनिया भर में उन्हें मिलने वाली इन बतखों के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कौन जाने, शायद हम उस समय समुद्र में खोई हुई हर एक बतख को कभी नहीं ढूंढ सके। ये कई में से सिर्फ एक घटना है। स्टडीज बताती हैं कि हर साल समुद्र में कम से कम 2000 से 10,000 शिपिंग कंटेनर खो जाते हैं। कई कंटेनर जो फिसलकर समुद्र में गिर जाते हैं वो हमेशा नीचे तक नहीं डूबते, वे तैरते रहते हैं। बुरी बात यह है कि वे इतना ऊपर नहीं तैरते जिससे उन्हें नोटिस करना आसान हो। वे आइसबर्ग की तरह तैरते हैं जिसमें केवल कंटेनर का टॉप दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि कोई भी गुजरने वाला जहाज या नाव इसे ऊपर से नहीं देख पाएगा। अगर वे इस पर से गुजरते हैं तो जहाज को बड़ा नुकसान हो सकता है। वे हमेशा के लिए तैरते नहीं रह सकते, इसीलिए खुले पानी में कई दिनों तक बहते रहने के बाद वे डूब जाते हैं। कुछ लोगों ने तो किनारों पर बहकर आए कंटेनर्स को भी देखा है जो समुद्र में फंस गए थे। इन्हें बहुत लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है। अगर आप उनकी सही देखभाल करते हैं तो हर कंटेनर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 से भी ज्यादा सालों तक बढ़ सकती है। ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि वे पूरी दुनिया में सफर करते हैं और कई बार नए नए सामानों से भरे जाते हैं। वे हर तरह के मौसम से गुजरते हैं और उन्हें अलग अलग क्लाइमेट में सरवाइव करना पड़ता है। कई मॉडर्न घर रिटायर्ड शिपिंग कंटेनर से बनते हैं जिन्हें खूबसूरती से डिजाइन किया जाता है। शिपिंग कंटेनर हाउस भी वही लिविंग कंडीशंस देते हैं, सिवाय इसके कि वो बहुत कूल दिखते हैं। कूल दिखने के अलावा वे आम घरों के मुकाबले में इकोनॉमिकली बेहतर होते हैं। आधे बने हुए ढांचे से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। जरूरत है बस थोड़ी सी बुनियाद की और इधर उधर कुछ एडजस्टमेंट्स करने की और बस आपको अपना घर मिल गया। इस तरह आप पर्यावरण में योगदान देकर दुनिया की मदद भी कर सकते हैं। वे घर रिसाइकल्ड कंटेनर हैं जिन्हें किसी के रहने के लिए अभी अभी रिफर्बिश और पॉलिश किया गया है। वे जमा देने वाली ठंड और चिलचिलाती गर्मी में रहने के लिए भी सही हैं। ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए आप 10 हफ्ते के अंदर अपने नए घर की डिलीवरी पा सकते हैं। आप इसके बनने से पहले इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसे ट्रांसपोर्ट करना आसान है क्योंकि ये भारी नहीं होता, ये सिर्फ बड़ा होता है। आप बिना किसी सरप्राइज पेमेंट के इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। इनमें से कई कंटेनर स्टील यार्ड में अपना सफर शुरू करते हैं और पूरी दुनिया में घूमते हैं और आखिर में वे खूबसूरत सी जमीन पर रिटायर हो जाते हैं और उन परिवारों का घर बनते हैं जो उनके इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। वाह, मैं मुश्किल से खुद को कंटेन कर सकती हूँ।